हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि वालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इस्लाम धर्म का। ठीक है, अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, और मोहम्मद साहब की जीवनी के बारे में भी हमने जान लिया था, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनकी विशेषताओं के बारे में, किसकी? इस्लाम धर्म की विशेषताओं के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। अब वहीं से हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बाकी थी उनको फिनिश करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कल तो हमने सिर्फ इस्लाम धर्म के बारे में जाना, उनके प्रवर्तक के बारे में जाना, उदय कैसे हुआ इस्लाम धर्म का, इन सभी बातों को जाना था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनके बीच में युद्ध होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे आक्रमण हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और कौन कौन से आक्रमणकारी है जैसे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हर क्लास में हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये भी हम जानते हैं कि कैसे प्रश्न बनता है उस टॉपिक से। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको मजा तो आने ही वाला है, तो आप पहले ही कर दीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं तो आज की क्लास की। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो मैंने आपको कल बताया था इस्लाम धर्म के बारे में। उसमें मैंने आपके सामने एक शब्द का जिक्र किया था जिसका नाम था दोजख। ठीक है, दोजख। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दोजख किसे कहते हैं? ठीक है, दोजख किसे कहते हैं? अगर आपने कल की क्लास बहुत ध्यान से देखी है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। और कोशिश करना सभी लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछली क्लास नहीं ली है इस्लाम धर्म की, तो वहीं से शुरू करें। इससे पहले एक क्लास आई थी इस्लाम धर्म की, वहां से शुरू करें तो आप इसको बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो फिर अब शुरू करते हैं। हम जानेंगे मुसलमान आक्रमणकारी के बारे में या तुर्क आक्रमण के बारे में। इस तरीके से कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे। कौन? अरब, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम यही देखेंगे कि भारत में किस तरीके से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है भारत में। अरब में तो पहले ही हो चुकी थी। अब भारत की बारी है कि भारत में किस प्रकार से उदय होता है, तो वो चीज़ की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया, पहले मुसलमान आक्रमणकारी कौन थे? अरब। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, मकरान के मरु प्रदेश में समतली मार्ग से वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए थे। कहाँ से आए थे? मकरान के मरु प्रदेश के समतली मार्ग से वे सिंध में प्रवेश हुए थे। सिंध भारत का हिस्सा है। ठीक है, था पहले। तो फिर आगे बात करें, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये बनेगा कि जो अरब थे, अरब ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया या फिर सफल आक्रमण कब किया? तो कब किया? 1712 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के। इन्होंने मिलकर के सिंध पर सफल आक्रमण किया। कब? 1712 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, 1712 ईस्वी। ऑप्शन में आपको 1713, 1714 इस प्रकार करके वो कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रमणकारी ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाती है अब इतनी। अब आगे बढ़ेंगे। अरोर की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़ा। यानी पहले तो उन्होंने अरोर सिंध पर सफल आक्रमण कर लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुल्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी, मुल्तान की ओर आगे बढ़े और उसको भी
विजित कर लिया, उसको उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, मुल्तान को भी जीत लिया फिर उन्होंने। मोहम्मद कासिम की सफलता के निम्न कारण उत्तरदायी थे। मोहम्मद कासिम था, ये भारत में इस तरीके से कैसे सफल हो रहा था, ये क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, बहुत कह सकते हैं हम युद्ध में माहिर, खूब सारी कलाओं से प्रशिक्षित। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा था कि मोहम्मद कासिम जो है वो भारत में लगातार अपने युद्ध से जीत प्राप्त कर रहे थे, ऐसे कौन से कारण थे? ठीक है, तो वो बात करेंगे हम कि भारतीयों की उसमें क्या कमी रही कि जिस वजह से ये अरब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर जीत प्राप्त करने लगे। तो चलिए उसके बारे में जानेंगे। पहला है कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, मोहम्मद कासिम की सफलता के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा दोस्तों? पहला है, अगर बात करें कि आंतरिक एकता का अभाव। आंतरिक एकता का अभाव यानी भारतीयों में जो एकता थी उसका अभाव था। ठीक है, उसके अभाव की वजह से ऐसा हो रहा था। दूसरा था प्रजा का असहयोग, मतलब प्रजा भी अपने राजा को सहयोग नहीं करती थी। तो ये भी कारण है, जब सब एकजुट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा उस राज्य को जीत ही लेगा। और आगे तीसरा, अगर इसके कारण की बात करें तो भारतीयों का विश्वासघात। कुछ भारतीय ऐसे थे सेना में, कुछ बड़े बड़े प्रमुख ऐसे थे जिन्होंने विश्वासघात किया था, यानी दूसरी सेनाओं के साथ जाकर के मिल जाते थे और अपने ही राज्य पर जो है उन पर चढ़ाई करवा देते थे। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए। और चौथा क्या है? अरब सेना का संगठित होना, यानी जो अरब की सेना थी वो पूरी तरीके से संगठित थी, एकजुट थी। ठीक है, और अपने जो उनका राजा होता था या उनका जो कह सकते हैं कि सेनापति होता था, उसकी बात को सर आंखों पर रखती थी। जो भी उन्हें उपदेश दे रहे थे उनका बहुत सही से पालन भी करते थे। तो ये हमने बात जान ली अरब आक्रमण के बारे में। कब हुआ? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उसके बाद फिर मुल्तान पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें बच जाती है, उनको भी साथ साथ जानते हुए चलेंगे। अरब आक्रमणकारी का राजनीतिक दृष्टि से बहुत कम प्रभाव पड़ा, यानी राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो कोई खास प्रभाव इस युद्ध का या इस आक्रमण का, अरब आक्रमण का नहीं पड़ा। किंतु अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका प्रभाव स्थायी तथा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कैसे? चलिए जानते हैं। अरब आक्रमण के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए। कौन से क्षेत्र हुए प्रभावित? धार्मिक क्षेत्र। उसके द्वारा ही इस्लाम धर्म का या इस्लाम का देश में बीज बोया गया। जब धार्मिक क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए तो क्या हुआ? भारत देश में भी इस्लाम धर्म का जो है बीज पिरो दिया गया, यानी यहाँ पर भी इस धर्म की स्थापना कर दी गई और सिंध की जनता में से बहुतों ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस तरीके से फिर भारत में उदय हो जाता है या शुरुआत हो जाती है इस इस्लाम धर्म की। अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अरब आक्रमण के बारे में आपने पूरा जान लिया है बहुत अच्छे से, और इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको सभी चीज़ें लिमिटेड और बहुत ही बेस्ट दी जाएगी। ठीक है, और हाँ गाइस, इस क्लास की PDF आपको खुद नोट करने होंगे ये सभी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। और मुझे अगर आप कहते भी हैं PDF बनाने के, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपके लिए PDF बनाने में। मैं कोशिश करती हूँ जितना कर सकूँ उन सभी की PDF बनाऊँ आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ की तो आप खुद भी बना सकते हैं। सामाजिक अध्ययन का आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप प्लीज़ खुद से इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको रख सकते हैं अपने पास, या फिर PDF अपना नोट्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में, तो आपके बहुत ज़्यादा फायदे रहेंगे। अगर आप अपने हाथों से ही उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो फिर अगली क्लास के लिए मुझे कम आपके लिए टाइम मिल पाता है। अगर मैं सभी चीज़ों को नोट करके आपको फिर उसको प्रोवाइड करूं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। चलिए, अब हम अगले मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करेंगे, या फिर किसकी बात करेंगे? गजनवी वंश के बारे में। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं, तो यहाँ भी इसको साथ साथ जानते हुए हम चलेंगे गजनवी वंश के बारे में। गजनवी वंश
गजनवी वंश जिसे यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वंश के नाम से? यामिनी वंश भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप परेशान नहीं होंगे, अगर आपसे यामिनी वंश पूछ लिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि गजनवी वंश की ही बात पूछी गई है। ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है, आपको ये बात अभी ध्यान कर लेनी है। ईरान के शासकों की एक शाखा थी। ठीक है, जो गजनवी वंश था या यामिनी वंश था, ये क्या था? ईरान के शासकों की एक शाखा थी। उसके शासक कौन थे? सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र मोहम्मद गजनवी। कौन था इसका शासक? मोहम्मद गजनवी था। किसका पुत्र था मोहम्मद गजनवी? सुबुक्तगीन का। ठीक है, और 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कौन? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। और 1998 ईस्वी में किस पर बैठा? गद्दी पर बैठा, जिसका भारत आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना और भारत की अतुल्य संपत्ति को लूटना था। गजनवी वंश का जो शासक हुआ 1998 ईस्वी में महमूद गजनवी, तो इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल मिलता है भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर कर भी दी गई है कि जिसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था कि वो यहाँ आकर इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करे और भारत की अतुल्य संपत्ति है उसको लूट ले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सबकी नज़रें यहाँ पर रहती थी, चाहे वो कहीं का भी शासक हो, ईरान का हो या फिर अरब का हो, हर किसी की नज़र यहीं पर रहती थी। यहाँ के जो संपत्ति थी, खजाने थे, उन पर ही रहा करती थी। तो अब आपको इसका उद्देश्य पता चल गया, आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में। इसी के तहत 11वीं सदी में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके द्वारा किया गया 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो है भारत के जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किसने किया? तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने सबसे ज्यादा बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कितनी बार किया वो आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों, अगर महमूद गजनवी के बारे में बात करने लगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महमूद गजनवी बहुत ही सफल आक्रमणकारी रहा। ऐसा क्यों कहेंगे हम? क्योंकि अगर देखा जाए महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किए और इन टोटल अगर बात करें तो 17 बार भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसमें नोट नहीं है, आप इसको प्लीज अपने आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको अभी बताना चाहूंगी कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और एक भी बार वो हारा नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रभावशाली ये आक्रमणकारी रहा होगा, कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और एक बार भी यह हारा नहीं। क्यों किया? क्योंकि यहाँ की संपत्ति को लूटना उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ये भी इसका उद्देश्य था। और दोस्तों, जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया तो क्या क्या चीजें की इसने ऐसी? भारत में जो भारतीय लोग होते थे या होते हैं तो वे मूर्ति पूजन को बहुत अधिक स्थान देते थे। ठीक है, यही मानते कि ये जो मूर्ति पूजन हम करते हैं ये हमारी रक्षा करेगा, इस प्रकार से सभी लोग मानते थे। तो जब महमूद गजनवी को पता चला कि भाई इनका तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा है भगवान में, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के मूर्ति पूजा का अंत कर दिया। कैसे? क्योंकि जितने भी मंदिर, ज़्यादातर इसने क्या किया, मंदिर को ही लूटा यहाँ पर पे आकर के और फिर उन मूर्तियों का विखंडन किया। ठीक है, धन लूटा मंदिर में से और जहां भी इसको मिला सारा धन लूट लिया और राज्य का विस्तार किया, अपने धर्म प्रचार किया इस्लाम धर्म का। ठीक है, और दोस्तों इनका एक वाक्य जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सोमनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में हम जानेंगे क्या क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या बात हुई, यहाँ पर पूरी चीज का हम आपको सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तो लिखा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर पर 1024 ईस्वी में आक्रमण हुआ। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 1025-26 के बीच में आक्रमण हुआ है। तो 1025 और 26 ये दिया गया होगा। ठीक है,
या इनमें से भी कोई एक दिया गया होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पेपर में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप सही करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको कह सकते हैं हम कि बहुत सारी अलग अलग बुक्स में सब कुछ अलग अलग दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो 25-26 ये दोनों भी इनके बीच में ही हुआ था, मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है, ऐसा है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग दर्शाती है। अगर आप इंटरनेट पर बात करें तो अलग होगा, बुक में बात करें तो अलग होगा, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे अगर पूछा जाए, ठीक है। और ये इसका 16वां आक्रमण था। इसके बाद इसने एक और आक्रमण किया, लेकिन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया ये कौन से नंबर का आक्रमण था? इसका 16वें नंबर का, ठीक है, 16वें नंबर का आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर इसने जब आक्रमण किया। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है सोमनाथ मंदिर। दोस्तों ये शिव जी का मंदिर है सोमनाथ मंदिर, और कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। शिव जी का मंदिर है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जो है हम सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर की रक्षा के लिए राजपूत ने क्या किया? राजपूतों ने इनके साथ लड़ाई की, लेकिन वो फिर भी इनको रोक नहीं सके, ठीक है। इनके साथ उन्होंने युद्ध में भाग लिया कि हम तुमको मंदिर तक नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी वो इसको मंदिर तक जाने से नहीं रोक पाए। महमूद गजनवी ने फिर मंदिर में जाकर शिव मूर्ति के टुकड़े टुकड़े किए और मंदिर के स्थान पर मस्जिद की नींव डाली। मंदिर की लूट से उन्हें अपार धन और सोने की प्राप्ति भी हुई थी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंदिर था ये। तो आपको पता चल गया 16वां आक्रमण कहाँ हुआ था? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 17 युद्ध हुए, तो 16वें तक आपने जान लिया। अब 17 की बात करें तो 17वां जो है आखिरी आक्रमण कह सकते हैं। 17वां जो है आखिरी आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत पर, जो कि इसने मुल्तान के जाटों के साथ किया था, ठीक है। यहाँ पर आखिरी में इसकी लड़ाई हो जाती है जाटों के साथ। तो जो 17वां आक्रमण था वो इसका 1027 ईस्वी में हुआ था मुल्तान के जाटों के साथ, ठीक है। और जाटों ने महमूद की जो सेना थी उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, ठीक है। और पता और जब जाटों ने इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तो यही इसका यहाँ पर जो है अंतिम आक्रमण होता है। अंतिम आक्रमण किस पर होता है? अंतिम आपको याद रखना जरूरी है। कब होता है पहले तो यही जान लीजिए, 1027 ईस्वी में, ठीक है। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। किसके साथ होता है? मुल्तान के जाटों के साथ, ठीक है। मुल्तान के जाटों के साथ ही इसका युद्ध होता है, जिसमें जीतता तो यही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है जाटों से, ठीक है। और अगर बात करें सबसे पहला कब हुआ था, पहला भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। जब हमने लास्ट की बात कर ली, पहला भी जरूरी होता है। तो पहला हुआ था, बहुत सिंपल है याद रखना, 1000 ईस्वी में, ठीक है। 1000 ईस्वी में पहला इसका आक्रमण किया था इसने सीमावर्ती प्रदेशों पर, जो कि आप कह सकते हैं भारत के सीमावर्ती प्रदेश है उन पर आक्रमण किया था सबसे पहला, ठीक है। कब किया था? 1000 ईस्वी में। तो आई होप आपको इस टॉपिक से सभी चीजें क्लियर हो गई होगी इतने में, ठीक है। और मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु भी पूछा जा सकता है कि भाई मृत्यु कब हुई, तो 1030 ईस्वी में, ठीक है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, जब उसने आखिरी आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में जाटों पर। तो उसके 3 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में, ठीक है। अब इतना तो था महमूद गजनवी के बारे में जानना जरूरी है, हमने सब कुछ जान लिया है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया गद्दी पर कब बैठा और कब उसका अंत हुआ, सब चीजें आपने जान ली है। अब दूसरा आक्रमणकारी जो कि महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। नाम है मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कुछ समय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने 148 वर्ष बाद क्या किया? 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया।
और इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का, तो उद्देश्य भी हम जानेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या था, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसका था अपने राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अपना राज्य यहाँ स्थापित करना ही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज के साथ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। ठीक है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ, 1191 में। ठीक है, जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण है वो सभी बस लिमिटेड लिखी गई है और वही चीजें लिखी गई है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें यहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने कहाँ आक्रमण किया, मुल्तान पर किया 1175 ईस्वी में। उसके बाद 1191 ईस्वी में इसने तराइन के प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज ने पराजित कर दिया। ठीक है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया कि अच्छा यहाँ पर युद्ध करोगे, आओ मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात क्या होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब हार करके बैठने वाला तो मोहम्मद गोरी नहीं था, तो उसने फिर दोबारा लड़ने की सोची और द्वितीय युद्ध कर दिया फिर से पृथ्वीराज के साथ, और दोबारा में उसका क्या हुआ, विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो आया था। ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो यहाँ पर आया था कि इस बार कैसे युद्ध लड़ना है। पहले तो ऐसे ही आ गया था कि यहाँ पर युद्ध लड़ना आसान है ये सोच करके, लेकिन दूसरी बार जब वो आया पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आया कि भाई इस बार तो जीतना ही जीतना है, और वो जीत भी जाता है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी वापस लाहौर लौट जाता है। ठीक है, लाहौर लौट जाता है और रास्ते में क्या होता है, शाम के समय वो नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। ठीक है, शाम के समय वो नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। जब वो लाहौर के लिए प्रस्थान कर रहा होता है तो वहां पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक से उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और ऐसा कब हुआ, ये हुआ दोस्तों 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में हुआ ऐसा, आपको याद रखना है। 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कुछ अनजान व्यक्तियों के द्वारा जब यह नमाज पढ़ने के लिए रुकता है और कहाँ जा रहा होता है, लाहौर जा रहा होता है युद्ध जीतने के बाद। आपको पता चल गया सब चीजें इनके बारे में, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आपको यहाँ से ज्यादा कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी सब कुछ याद हो जाएगा क्योंकि आप नोट जो कर रहे हैं अपनी नोटबुक में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसके कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, 148 वर्ष कह सकते हैं, 148 वर्षों के बाद 12वीं सदी में भारत पर फिर से आक्रमण किया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। और भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसका सिर्फ इतना था कि यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करना। और सबसे पहले उसने भारत में आके मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। उसके बाद 1191 ईस्वी में इसने तराइन पर युद्ध किया और उसे ही हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर मोहम्मद गोरी दोबारा से आया, द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का और उसमें जीत भी गया। अब क्या हुआ, बाद में वो फिर जब वापस लाहौर लौट रहा था तो रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए रुका और कुछ व्यक्तियों ने उसकी अचानक से हत्या कर दी। कब की, 1206 ईस्वी में। अब आपका ये यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आगे जानेंगे भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारत पर जो ये आक्रमण हो रहे थे इनका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, ये भी तो बात होनी चाहिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि भाई भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इन आक्रमणों का। तो चलिए जानते हैं। भारत की पराजय का एक कारण
क्या था, जाति व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पर जाति व्यवस्था थी कि सभी लोग एकजुट होकर नहीं रहते थे, तभी तो जो आसपास के पड़ोसी देश होते थे वो यहाँ पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जाति व्यवस्था थी, छुआछूत बहुत मानते थे लोग, ऊंच नीच की भावना रखते थे, स्त्रियों को भी हीन भावना से देखते थे, उनकी भी बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय पर। और समाज और धर्म की इस स्थिति ने भारतीयों को विदेशियों की प्रगति से अनभिज्ञ रखा। यानी विदेशी आकर के ये इस बात का फायदा उठाते थे कि भारत के लोग जो है एक साथ एकजुट होकर नहीं रहते, बहुत ज्यादा उनमें जातिवाद है, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना है, तो इस चीज का फायदा वो लोग उठा जाते थे और इनको खबर भी नहीं होती थी। ठीक है, भारत की नैतिकता, कला, साहित्य और संपूर्ण संस्कृति को भी इन परिस्थितियों ने प्रभावित किया। कैसे? बिल्कुल किया, क्योंकि आक्रमण होते थे तो यहाँ पर जितनी भी आप कह सकते हैं चीजें होती थी और धन होता था, उसको तो सब लूट कर ले जाते थे। तुर्की आक्रमण के फलस्वरूप राजपूत राजाओं की सैनिक शक्ति को भी बड़ा आघात पहुंचा, बहुत बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ा, वह भारतीय स्थापत्य कला की बड़ी क्षति हुई। इन आक्रमणों के फलस्वरूप ही भारत में एक मुस्लिम राजवंश का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इनके कारण ही क्या हुआ, एक मुस्लिम राजवंश का प्रारंभ हो जाता है भारत में। तो दोस्तों आपके ये पूरा चैप्टर अब फिनिश हो गया है। एक बार मैं आपको चाहूंगी बताना कि आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बीच बीच में आपको बताती हुई चली हूँ, लेकिन लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया। ठीक है, अब आप इसका आंसर देंगे मुझे कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया। ठीक है, कौन सी ईस्वी में? ऑप्शन कहते हैं तो चलो ये दे देती हूँ, 711 ईस्वी में, 712, 715 या 730 ईस्वी में। ठीक है, दे पाएंगे आप आंसर? ऑल राइट। मोहम्मद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? मैंने क्या पूछा है? पहला आक्रमण। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं क्लास में, हर एक क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं आपके लिए कि जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और बहुत अच्छे से आप आंसर भी कर पाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने तैयार हुए इस टॉपिक को कवर करने के बाद। तो दूसरे क्वेश्चन की हमने बात की, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1004 में या 1005 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई ये आपको बताना है, और महमूद गजनवी की भी आपको साथ साथ बतानी है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है। ठीक है, और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य कैसा था? राजनीतिक था, आर्थिक था, धार्मिक था या फिर सामाजिक था? एक ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया ये आपने यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ, ठीक है, उसमें वैसे तो आपको इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा कि 1024, 1025 या 1026। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही माने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये तीनों आपको दे दिए जाए, तीनों ही जो है ऑप्शन में मिल जाए आपको, 1024, 1025, ठीक है, 1025 और 1026, तो आप कौन सा चुनेंगे? ठीक है, तो आप कौन सा चुनेंगे ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए जानने के लिए कि अगर तीनों दे दिए जाते हैं तो किसको माने फिर, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको क्या करना है, फिर आपको बीच वाला मान लेना है। ठीक है, जो 1025 है आपको ये मान लेना है। ओके, अगर तीनों ही आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आपको 1025 सही मानना है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, यही आपको सही करना होगा अगर तीनों आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये भी हो गया। अब दूसरा है, किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने, ये पूछ लिया मैंने आपसे, किस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन काफी है इसमें आपके लिए जानने के लिए।
आई होप आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हुई होगी। तो गाइस आपको करना ये है कि क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ आगे, हर एक सिलेबस का आपका टॉपिक कवर करूँ, ठीक है। जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या इसको आगे कंटिन्यू करना है, इसी तरीके से हर एक चैप्टर को आपका कंप्लीट करना है या नहीं करना है। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, ध्यान से रिवाइज कीजिए एंड थैंक यू सो मच। खुश रहिए सबसे बड़ी बात, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको क्लास को शेयर करना है। ओके, शेयर करना आप भूल जाते हैं तो भूला मत कीजिए। जब मैं आपके लिए कुछ नहीं भूलती, आपकी एक भी बात नहीं भूलती, तो आपको भी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।